जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से म्यांमार कांपा है और हम कितने इसको लेकर के ऐसे भूकंप को लेकर के तैयार हैं। भारत की बात हम कर रहे थे कि 1934 के बाद से भारत बहुत बदल चुका है। विकसित देशों की तरफ यहां भी हाई राइज इमारतें हैं जिसे स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। चाहे मुंबई हो या पुणे, बेंगलुरु या फिर दिल्ली के करीब एनसीआर का इलाका, उन्हीं में से एक है नोएडा और उसी से जुड़ा ग्रेटर नोएडा का भी इलाका है। यहां भी एक से बढ़कर एक गगनचुंबी इमारतें हैं। 31 फ्लोर तक की यहां पर इमारतें मौजूद हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये इमारतें सेफ हैं? उनमें रहने वाले लोग खुद को कितना महफूज समझते हैं? जी हां, तो इमारतों का पूरा संसार बस चुका है, चाहे दिल्ली एनसीआर हो या फिर भारत के कई और शहर। और म्यांमार में आए भूकंप के बाद अब सिस्मिक जोन 4 में पड़ने वाले एनसीआर के इलाके नोएडा, ग्रेटर नोएडा की इन ऊंची इमारत पर नजर दौड़ाएं तो मन में डर पैदा होता है, क्योंकि धड़ल्ले से रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ाने में जुटी बिल्डर लॉबी शायद ही निर्माण के नियमों का पूरा ख्याल रख रही है। और इसलिए सवाल उठता है कि अगर यहां 7 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आए तो हमारी क्या हालत होगी। संवाददाता रजनीश सिन्हा की देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ आने का एक कारण है कि यहाँ जो हाई राइज बिल्डिंग है, अगर उसको विवेक दिखाएं तो देखिए इन बिल्डिंग्स को देखिए और इनके आपस की दूरी को देखिए। ये देखिए तमाम जो बिल्डिंग है, ये 7th एवेन्यू का इलाका है गौर सिटी का, और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा इलाका किस तरीके से, ये जो पूरा इलाका है वो वहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें कहाँ किसी भी बात का ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि जो रिलेटिव डिस्टेंस है, आप देखिए यहाँ पर जितने बिल्डिंग्स हैं, आप इस तरफ देखिए, यहाँ पर भी आपको हाई राइज बिल्डिंग्स दिखेंगे। और चूंकि हर बिल्डिंग की हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा आप कि ये वाकई 20 मंजिला, 25 मंजिला, 30 मंजिला जो इमारतें हैं, जो दूर से देखने में, चूंकि यहाँ पर पूरा कंक्रीट का जंगल तैयार हो गया है। पूरा जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का इलाका है, यहाँ पर मैक्सिमम आपको अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स दिखेंगे। तो ये न्यूली डेवलप्ड एरियाज़ हैं सारे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, ये गौर सिटी का इलाका। और यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग है वो ये बताते हैं कि अगर यहाँ पर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है और ये हाईली सेस्मिक जोन में आते हैं, ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, और यहाँ पर जो बनावट है वो बताती है कि ये कितना खतरनाक है। आप देखिए ऊंची ऊंची इमारतें, और सभी इमारतें एक दूसरे में सटी हुई हैं, और कोई भी इमारत जो है वो 20 फ्लोर 25 फ्लोर से कम नहीं। हमने एक कॉर्नर आपको दिखाया है ग्रेटर नोएडा का। अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा में आप रहते हैं या इन इलाकों में आप कभी यहाँ से गुजरते हैं तो आपको अमूमन इस तरीके की इमारतें दिखेंगी, जो ये बताती हैं कि अगर वक्त रहते सावधानी ना बरती जाए तो कभी भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। और कहते हैं अगर इन इलाकों में सिस्मिक जोन में अगर 7 और 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ गया तो पता नहीं कितनी इमारतें धराशायी हो जाएंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब जो इमारतें बन गई हैं वो तो बन ही गई हैं, लेकिन अब हम प्रिकॉशंस कैसे लें। जो नई इमारतें बन रही हैं उनको, उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाए, उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए, आपस में बिल्डिंग्स के डिस्टेंस कितने होने चाहिए, दूरियाँ कितनी होनी चाहिए। ऐसे सटे अगर बिल्डिंग्स होंगे, दुर्घटनाएँ कभी भी हो सकती हैं, और बड़ी दुर्घटना अगर हुई तो सोचिए इन बिल्डिंग्स में रहने वालों का क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, ग्रेटर नोएडा। भूवैज्ञानिक एके शुक्ला साहब, नवीन भट्टागर साहब, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ। शुक्ला जी, कितनी ये इमारतें महफूज हैं? सीधा मेरा सवाल, क्या नियमों का पालन हो रहा है? क्या इन नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसको परखा जा रहा है अगर बड़े भूकंप आए तो? देखिए, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। हमारा दिल्ली जो है जोन 4 में, नोएडा और ये सब मिला करके है। तो अभी अगर हम बड़ी इमारतों को छोड़ दें तो अगर छोटी इमारत जो हमारी दिल्ली में बनी हुई हैं इमारतें, वो कई माने समय से आती हुई बनी हुई। ये रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में PIL रखा गया है, और ये माना जाता है कि 80 से 85% बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि उनका क्या हालत होने वाला। अब दूसरी बात आती है बड़ी बिल्डिंग। बड़ी बिल्डिंग को जनरली हम लोग ये मानते हैं कि चूंकि ये इसमें लाइफ का स्टेक ज्यादा है, बहुत सारा पूरा एक गांव, एक शहर बस जाता है वहां पे, तो जो स्ट्रक्चर है और जो है वो डिस्टेंस ये मान के चला गया होगा, ये किसी इंजीनियर, अर्थक्वेक इंजीनियर और ये सब बना के चला गया होगा। और
जो बिल्डर हैं वो सर्टिफाई भी करते हैं कि दैट इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनी हुई। तो अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन बिलीव किया जा सकता है कि ये कंपैरेटिवली जो बाकी बिल्डिंग है उनसे ठीक होना चाहिए। अब तो जब कोई उसका, क्योंकि दूसरा बात ये है कि जब भी कोई पीआईएल लगता है तो एक ऑर्डर निकल जाता है, आप अपनी बिल्डिंग का वेरीफाई करा करके इन इंजीनियर से दे दीजिए और वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो क्या होता है, कहाँ जाता है। तो स्थिति तो बहुत अच्छी तो नहीं है। निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है, आप जो कह रहे हैं शुक्ला जी कि खतरा है, नियम है, लेकिन निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। क्या नवीन भटनागर साहब, क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या उस पर निगाह है हमारी एजेंसीज की, सिस्टम की? देखिए, अगर निगाह होती तो ये आपराधिक बोध वाली बातें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर देखिए जमुना बेड है पूरा एनसीआर के अंदर, और ये जो जमुना बेड है इसमें क्या है कि एक सर्टेन डेप्थ के बाद गीली मिट्टी निकली आती है, पानी निकली आता है। तो आप मुझे बताइए, ये हाई राइज बिल्डिंग जो है, इनका लोड कितना नीचे जा रहा है, इसके ऊपर कभी सर्वे हुआ? इसका ऑडिट होना चाहिए। कितना मोटा सरिया लगा है, नीचे जो आपने बेस बनाया है वो बेस को आपने कितना मजबूती के साथ इंटेक्ट किया है। जो बाकी जो आपने टावर्स बनाई है, इन टावर को किस तरह से आपने इंटरकनेक्टेड किया है, क्योंकि ये सब नहीं होंगे तो इससे क्या होगा कि जो अर्थक्वेक आते हैं तो उसके अंदर नीचे से ऊपर जर्क ज्यादा आता है और ऊपर लोड ज्यादा होता है। तो उसके चक्कर में जो है बिल्डिंग टिल्ट होती है, वेट ज्यादा होने से बिल्डिंग नीचे बैठती है, और इसके अलावा जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तीसरा जो है, बिल्डिंग किस टाइप की लगी है, कैसा उसमें कंक्रीट लगा है, कैसा उसमें मटेरियल लगा है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा आजकल जो है MI1 टाइप की जो नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है बजाय ये ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, जबकि मेरे विचार से और मेरे सबमिशन से मैंने कई जगह पॉइंट को उठाया है कि जो रेजिडेंट्स है उनको, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को, वेलफेयर सेंटर्स को, RWAs को, इनको जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है। इसके अलावा बिल्डर्स की को बराबर एजुकेट करना चाहिए, बिल्डर्स के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। आपके हर MCD के अंदर या आपके हर अथॉरिटी के अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, आपके पास ऑडिटर्स होते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो इनका हाथ पकड़ती है, इनको नहीं काम करने देना चाहती, या ऐसी कौन सी कमजोरी है? दिक्कत ये है बिल्डर्स के ऊपर। हाँ। जी, कमजोरी की जो बात कह रहे भटनागर साहब, ये तो खुलासा भी हो चुका है। जो नोएडा में बहुमंजिली इमारत को गिराना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर से, उसमें मिली भगत तो बिल्डर के साथ, बिल्डर से ज्यादा दरअसल आरोप में आए अथॉरिटी के लोग। तो ये जो मिली भगत अगर चल रही है तो फिर ऑडिट भी हो रहा है या नियमों का पालन हो रहा है, इसका मालिक कौन? क्योंकि ये तो पूरा इलाका इन अथॉरिटीज के जिम्मे है और इसके मालिक तो इन जमीनों के अथॉरिटीज हैं। लेकिन अगर वही मिली भगत से इल्लीगल इमारतें बना रहे हैं तो फिर वो इमारतें मजबूत भी हैं कि नहीं, ये मुझे लगता है इसको लेकर के खुद खरीदारों को जागना पड़ेगा। और आप जो बता रहे हैं नियमों को सीखने की बात, इमारत की ऑडिटिंग के बिना कोई इमारत में न रहे, न खरीदे, ये भी शायद हमें समझना पड़ेगा। मेरे पास इस वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, नवीन भटनागर साहब, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।